हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो DSSB 2021 में TGT के पेपर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर टीचर के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि UPPSC के द्वारा TGT का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम लिया जाता है, या फिर राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर जितने भी स्टेट लेवल का जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका एग्जाम अगर होता है तो कंप्यूटर टीचर एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसके लेवल से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टीचर का एग्जाम है या फिर और एग्जाम है उसके लिए इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेन फंक्शन इन C++। में मेन फंक्शन जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा में लिखा हुआ है इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है ये हमेशा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यानी यूजर को जब भी जरूरत पड़ता है किसी अदर फंक्शन को कॉल करने के लिए तो अपने हिसाब से वो मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट है ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये हमेशा क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है ब्लैंक्स इज अ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच फैब्रिकेटेड यूजिंग अ सेमीकंडक्टर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि वह कौन सा चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक जो चिप है उसे कंट्रोल करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्विच को कंट्रोल करता है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच को कंट्रोल करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एन एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रॉपर्टी के कारण जो कंप्यूटर है सो घंटों वर्क करते हुए भी बिना किसी भी एरर का या फिर बिना किसी भी दिक्कत का हमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो वो किसके कारण है? तो वो है डिलीगेंस के कारण, यानी डिलीगेंस के कारण ही हमें कंप्यूटर है सो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। यहाँ पर डिलीगेंस का मतलब है केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क, यानी कंप्यूटर को किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी वो हमेशा केयरफुल होता है, यानी वो कोई भी गलती नहीं करता है और वो हमेशा प्रिसिस्टेंस वर्क करता है, यानी कि हमेशा सही रिजल्ट देता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 7 इज 7777। तो आपको पता होगा कि जैसे कि बेस सिस्टम अगर हम डेसिमल नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर का बेस होता है क्या 10। अगर हम डेसिमल नंबर में देखते हैं कि इसका सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी 4 डिजिट का अगर हम लार्जेस्ट नंबर निकालें तो क्या निकलता है 9999, यानी 4 टाइम्स 9 लिखें तो मेरा डेसिमल नंबर में निकल गया। तो इसका बेस कितना था 10 था, यानी एक कम इससे जो होता है वैल्यू वही मेरा ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट डिजिट 4 नंबर बन सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बेस 7 में पूछ रहा है, तो बेस 7 में अगर चलेंगे तो इसका एक कम लेंगे यानी 6 को हम 4 टाइम लिखेंगे तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे 7 जो 4 टाइम 7 लिखा हुआ है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 8। बेस 8 में बोल रहा है यानी ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में क्या होता है 0 से लेकर के 7 तक नंबर होते हैं, यानी 8 बेस में 7 तक ही हम लोग जाना है। तो इसका सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है 4 डिजिट में, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा सो 0 ही होगा, यानी हम लोग 0000 ऐसे लिखेंगे, यही मेरा सबसे छोटा नंबर होगा। यहाँ पे जो 111 लिखा हुआ है ये मेरा गलत है, यानी जो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसलिए नाइदर 1 और नॉर 2 यानी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है जो रोस्ट केस में हमें बताना है। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होता है x स्क्वायर, इसे आप n स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सॉर्टिंग का एल्गोरिथम का उसे आप ध्यान से एक बार देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, इसमें बोल रहा है ब्लैंक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी बोल रहा है कि HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से हमें क्या करना है, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, LLL। और हम लोग समझते हैं जो HLL है सो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है, जो इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल जैसे लिखते हैं वही मेरा हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी में कंसीडर किया जाता है। तो बाइनरी नंबर को ही हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे है सो कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, यानी कंपाइलर है सो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ C++ कोड। यहाँ पे C++ का कोड दे दिया गया है यहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप फॉर एनी n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे n है सो 0 रखना है इस कोड में, और इस कोड के द्वारा बताना है कि यहाँ पे कितना कंपैरिजन हो सकता है n से। तो यहाँ पे देखिए कि कितना कंपैरिजन होगा, तो n को क्या रखना है, n इज ग्रेटर देन क्या है 0, और यहाँ पे n चलेगा यहाँ पे n टाइम्स, यानी n टाइम्स चलेगा यहाँ पे फॉर जो लूप है, और फॉर लूप के बाद जो यहाँ पे चल रहा है सो दो का गुना कर रहा है। यानी अगर हम इसका सीरीज देखें तो सीरीज बनेगा, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 4 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, नहीं दुगना होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉग का फॉर्म में जाएगा, यानी लॉग यहाँ पे बनेगा। और जब ये जाएगा तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा। यहाँ पे अगर J++ नहीं है तो आप मान लें कि यहाँ पे J++ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि log n तो रहेगा, यानी log और n रहेगा, और इसके साथ साथ कितना बार log n हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी log 2n हो रहा है, और हमेशा एक इंक्रीमेंट होगा, तो एक इंक्रीमेंट आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो इतना आपका कंपैरिजन यहाँ पे बनने वाला है, यानी log 2n+1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना है, तो आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़े हैं अच्छे से, अगर उसका क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोल रहा है विच इनबिल्ट फंक्शन इन C इज यूज्ड टू रीड अ स्ट्रिंग, यानी रीड करना है स्ट्रिंग को फ्रॉम सिस्टम कंसोल। यहाँ पे बोल रहा है कि C लैंग्वेज में कौन सा है सो इनबिल्ट फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रीड करने में हमें मदद करता है सिस्टम कंसोल से। तो यहाँ पे गेट एस यानी C गेट एस को यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, रीड कर सकते हैं उस फंक्शन के मदद से स्ट्रिंग को। और जो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम और बात करें इसका ऑप्शन के बारे में कि गेट कैर से क्या होगा, तो गेट कैर से हम लोग सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं कहां से, फ्रॉम stdin से। और यहाँ पे गेट ch ही है, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को ही हम लोग रीड करते हैं, लेकिन ये हमें stdin से नहीं करके क्या कहां से करते हैं, ये हम कीबोर्ड से, अगर हमें कीबोर्ड से किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें रीड करना होता है तो हम फंक्शन यूज करते हैं गेट ch। और जो पुटेस है, पुटेस को हम लोग राइट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को राइट करना होता है, अगर हमें स्ट्रिंग को राइट करना होता है तो पुट एस फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया गया है, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में बोल रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो कलेक्शन होता है लैन का। क्या बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है, छोटा छोटा लैन को ही मिला करके हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं जो एक सिटी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन। हाँ, ये भी बात सही है, यहाँ पे हम लोग डेटा भी हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं और वॉइस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्लैंक्स इज यूज फॉर मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड रिट्राइवल ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यहाँ पर ऑप्शन में सॉफ्टवेयर दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि किसके द्वारा हम लोग मैनेजमेंट
मेंटेनेंस और रिट्राइवल कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने में डेटाबेस में। तो हम यूज करते हैं इसके लिए डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं डेटा को, मेंटेनेंस कर सकते हैं डेटा का, या फिर रिट्राइवल भी कर सकते हैं डेटा का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटा टाइप। यहाँ पे एसक्यूएल का डेटा टाइप पूछा जा रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा डेटा टाइप है जो एसक्यूएल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो रियल है एसक्यूएल डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प भी है और इंटरवल भी है। जो बेस है यहाँ पे एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिएगा, तो एसक्यूएल डेटा टाइप का हम कुछ बताए हैं। जो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमेरिक डेटा होता है जिसमें बिट होता है, टीनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, इंट होता है, इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। आप रियल ढूंढिएगा तो रियल आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको न्यूमेरिक डेटा में ही रियल आपको मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प ढूंढिएगा तो टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा डेट और टाइम में, और जो इंटरवल है इंटरवल भी आपको मिलेगा न्यूमेरिक में। यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन इंटरवल जो होता है सो आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, और जो बेस है सो एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन डेटाबेस डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर ब्लैंक। यहाँ पर बोल रहा है कि डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है पार्टिकुलरली यानी कि आइडेंटिकल, तो उसे क्या कहा जाता है। तो डेटाबेस में जो भी आइडेंटिकल डेटा होता है यानी यूनिक डेटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर और देख लेते हैं ऑप्शन को, टपल किसे कहते हैं, फील्ड किसे कहते हैं और व्यू किसे कहते हैं। यहाँ पे टपल जो है सो सिंगल रो को कहते हैं, यानी सिंगल रो ऑफ अ टेबल, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल रो ऑफ अ टेबल, उसे क्या कहा जाता है, टपल कहा जाता है। और जो फील्ड है, फील्ड हम लोग कॉलम को बोलते हैं। इसके बाद है व्यू व्यू जो है सो वर्चुअल रिजल्ट दिखाता है, यानी एक टेबल अगर हम तैयार कर दिए तो उसे अगर हमें वर्चुअली दिखना है कि वो किस तरह से फिजिकली दिखेगा, तो हम लोग उसे वर्चुअली रूप से हम लोग उसे देख सकते हैं उस टेबल को, यानी यह एक रिजल्ट सेट देता है, वर्चुअल रिजल्ट सेट देता है, आप इसे बोल सकते हैं। और आप यहाँ पे जान गए कि एंटिटी क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होता है, पार्टिकुलर डिस्क्राइब होता है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और रियल वर्ल्ड एंटिटी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप दे दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा है सो नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी का टाइप है, बस टोपोलॉजी भी टाइप है, लेकिन कार टोपोलॉजी टाइप नहीं है किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी का। इसके अलावा टाइप होता है टोपोलॉजी का, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो इस तरह से टोपोलॉजी का टाइप होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है 1 और 2 ही करेक्ट होगा, जो 3 है यहाँ पे नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, द एबिलिटी टू इनपुट डेटा डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय स्पीकिंग टू इट इज नोन एज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी इनपुट डेटा अगर हम लोग लेते हैं लेकिन वो बोल करके अगर हम उस डेटा को देते हैं, यानी स्पीकिंग करके उसे देते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पीक रिकॉग्नाइशन। तो स्पीच रिकॉग्नाइशन के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को बोल करके डेटा हम उसे डायरेक्टली दे सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रेलवे क्रॉसिंग हैज 4 रेलवे ट्रैक, इफ ए रेलवे कम्स ऑन एट लीस्ट वन ऑफ द ट्रैक द क्रॉसिंग हैज टू बी क्लोज्ड, विच गेट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। ये आपका समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो आपका रेलवे है, रेलवे में मान लीजिए कि आपके पास एक क्रॉसिंग है, लेकिन वहां पे 4 रेलवे ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे 4 रेलवे ट्रैक हम बना लेते हैं और यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, इसे क्रॉसिंग आएगा, ठीक है ना, रोड है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी हमारा ट्रैक से कोई ट्रेन आ रहा है, तो ये जो गेट है हमारा यहाँ पे वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा गेट को यूज करेंगे, हम लोग लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं गेट, उसी में से बोल रहा है कि कौन सा गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए वैसा टेक्निक बना सकते हैं जिसमें अगर हम कोई भी ट्रैक पर अगर कोई भी गाड़ी आता रहे, किसी भी ट्रैक पे आता रहे गाड़ी, तो वो गेट है सो मतलब क्लोज हो जाए।
यानी ये तभी होगा अगर हमारा जो वैल्यू है, अगर किसी भी वैल्यू 1 होगा तो ये भी वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। यानी और गेट में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग 0 0 यानी कोई गाड़ी नहीं आ रहा है तो इसका वैल्यू जो है सो 0 ही रहता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई भी वैल्यू 1 कर देते हैं, यानी 0 1 भी अगर हम लोग करते हैं तो और गेट में क्या होता है, पूरा वैल्यू 1 हो जाता है। 1 0 भी रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू को अगर हम एक भी वैल्यू को ट्रू करते हैं तो क्या होगा, जो रिजल्ट है हमारा वो ट्रू हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम किसी भी ट्रेन को हम पास करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है सो ट्रू हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा गेट यूज करेंगे, यहाँ और गेट को यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, हाउ मेनी नॉर गेट आर यूज टू गेट एंड गेट फ्रॉम देम। यहां पर बोला जा रहा है कि कितने नॉर गेट को यूज करके हम लोग एंड गेट का इंप्लीमेंटेशन या फिर उसे हम लोग पा सकते हैं, एंड गेट पा सकते हैं। तो इसका एक टेबल आप याद रखिएगा। टेबल इस तरह से आप बनाइएगा कि पहले आप नैंड गेट आप बनाइएगा, उसके बाद फिर आप नॉर गेट बनाइएगा। उसके बाद आप इधर लिख लीजिएगा, शुरू में लिखिएगा नॉर गेट नॉट गेट, इसके बाद एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। आप ये 5 गेट लिख लीजिएगा इधर, और इसके सामने जो वैल्यू है वो आप नॉर्मली लिखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। और जो नॉर गेट है, नॉर गेट के सामने आप वैल्यू जो लिखिएगा सो थोड़ा सा चेंज लिखिएगा, यहाँ पे 1 लिखिएगा लेकिन इसे आप यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टेबल को आप देख रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको हम यहाँ पे समझाते हैं कि जो यहाँ पे नॉर गेट को पाने का, जो गेट करने का पाने का जो मेथड है वो यहाँ पे कुछ गेट को यूज करके लिया जा रहा है। जैसे कि अगर हमें नॉर गेट बनाना है लेकिन उसमें हम लोग एंड गेट को अगर यूज करते हैं तो वहां पे हमें 3 गेट को यूज करना पड़ेगा। 3 नॉर गेट को यूज करके हम लोग एंड गेट बना सकते हैं। उसी तरह से अगर आप नैंड गेट में देखें कि यहाँ पे 2 गेट अगर नैंड गेट का यूज करते हैं तो आप एंड गेट तक पहुंच जाइएगा। उसी तरह से नॉट गेट में एक ही आप यूज करेंगे नैंड गेट ना, तो आप नोट गेट तक पहुंच जाइएगा। नॉर गेट भी आप एक ही यूज कीजिएगा तो नॉट गेट तक पहुंच जाइएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो अगर हमारा नैंड और नॉर में रिलेशन पूछ दे तो इस दोनों का रिलेशन जो होता है सो 4 का होता है, यानी 4 नॉर गेट को यूज करके नैंड गेट बनाया जा सकता है और 4 नैंड गेट को यूज करके नॉर गेट बनाया जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा था कि कितने नॉर गेट को यूज करके आप नैंड गेट तक पहुंच सकते हैं। तो 3 नॉर गेट को यूज करके आप नैंड गेट तक एंड गेट तक पहुंच सकते हैं। तो इस टेबल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोल रहा है ब्लैंक्स इज डिवाइस दैट कंबाइंस अ लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन इनटू हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन। इसमें बोल रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जिसे हम लोग कंबाइन करके लो ट्रांसमिशन अगर उसे दें तो हम उसे कन्वर्ट करके हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसमें जो है सो हम लोग मल्टीप्लेक्स का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर डिवाइस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग हाई स्पीड लाइन तक पहुंच सकते हैं, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो एट्रीब्यूट है इसमें से कौन सा की एट्रीब्यूट है जो इंफॉर्मेशन के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि वैसा चीज जो हमें इंफॉर्मेटिव हो, यानी वह यूनिक हो और खासकर उसे हमें पता चले कि वह एक इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन होने के लिए हमारा रिलेवेंट होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ वो सही इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर हमारा टाइम लाइनेस भी होना चाहिए कि हाँ हमारे पास सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है, लेकिन वो आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें नॉट की एट्रीब्यूट ही पूछ रहा था और इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, आइसोलेशन। यानी अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आइसोलेशन में रख देंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम छुपा करके रख देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वह इंफॉर्मेशन किसके लिए था, तो वह इंफॉर्मेशन का कुछ महत्व ही नहीं बच जाएगा। इसलिए जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमलाइनेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, व्हेन डेटा इज फ्रीक्वेंटली एडेड टू और डिलीट फ्रॉम अ फाइल ए वोलेटाइल ऑफ द फाइल इज ब्लैंक्स। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी डेटा को अगर हम फाइल से डिलीट करते हैं या फिर ऐड करते हैं
तो उसमें हमारा क्या चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, तो उसमें हाई रेशियो से वहां पे चेंजिंग होगा और जो वोलेटिलिटी है वो फ्लक्चुएट करेगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर ऑप्शन में प्रिंटर का टाइप दिया गया है और पूछ रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर कौन सा है। तो अगर हम देखें प्रिंटर का टाइप, तो प्रिंटर का टाइप होता है, एक टाइप होता है सो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा टाइप होता है सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा उसके अंदर भी दो टाइप आते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर होता है, एक लाइन के लिए होता है। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स डेजिबिल, और लाइन के लिए यूज करते हैं ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा ज्यादातर देखने को मिलता है नॉन इम्पैक्ट ही, जिसमें हमारा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ही आता है। तो यहाँ पर वही देखना है कि यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है इसमें से कौन सा है, यानी इसमें से टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये जो तीनों है सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो डॉट मैट्रिक्स है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विच इज फुल फॉर्म ऑफ DASD इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DASD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या यूज के अनुसार एडवांटेज है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसके अनुसार हमें बताना है कि इसका कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। तो मल्टीप्लेक्सर के अनुसार लॉजिक डिजाइन इज सिंपल हो जाता है, ये आपका बात सही है। इसके बाद पूछ रहा है मिनिमाइज IC पैकेज काउंट, जो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो पैकेज है वो उसका जो काउंट है वो मिनिमाइज हो जाता है, ये भी बात सही है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ये भी बात सही है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कोई जरूरत नहीं है कि लॉजिक एक्सप्रेशन का आप सिंप्लीफिकेशन करें, ये भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये भी बात आपका सही है। इसलिए इसका जो तीनों स्टेटमेंट है सही हो गया, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। यहाँ पे कौन कौन सा है, सो ट्रांसमिशन मोड का टाइप है तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का टाइप है और डुप्लेक्स भी है, लेकिन हाफ सिंप्लेक्स नहीं होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स मोड जो है इसी को हम लोग बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर 1 और 3 स्टेटमेंट ही करेक्ट हो पाया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, इसमें बोल रहा है इन ब्लैंक्स कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज नो होस्ट कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर एंड ऑल स्टेशन आर इक्वल। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी हम लोग टोपोलॉजी यूज करते हैं उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो टोपोलॉजी है जिसमें हम लोग कोई भी होस्ट को यूज नहीं करते हैं कंप्यूटर के तौर पर, जो किसी भी अदर कंप्यूटर को या फिर अदर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके या फिर उसे मैनेज कर सके। तो यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी है ये आपका आपस में एक रिंग टाइप में जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें कोई भी होस्ट नहीं होता है, होस्ट कंप्यूटर यहाँ पे नहीं होता है रिंग टोपोलॉजी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी में जो पेरेंट जो डिवाइस है वो आपका होस्ट कंप्यूटर के रूप में ही काम करता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टार में, स्टार में बीच में एक हब होता है, हब स्टेशन के द्वारा ही जितना भी अदर डिवाइसेस है वो आपका कंट्रोलिंग होता है, इसलिए इसमें भी हमारा जो होस्ट कंप्यूटर है इसमें यूज होता है, इसलिए इसके अनुसार इसका आंसर स्टार भी नहीं होगा। और जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में भी हम होस्ट कंप्यूटर को यूज करते हैं, इसलिए इसमें भी इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो रिंग ही है यही आपका आंसर होगा, जिसमें हम लोग कोई भी होस्ट कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, इसमें जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं वो अपने आप में ही होस्ट के रूप में काम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज ब्लेडीज एनोमलीज। ब्लेडीज एनोमलीज में कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज होता है, तो इसमें है सो फीफो पेज रिप्लेसमेंट यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, इन ब्लैंक्स मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट रिलीजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सीरीज है इंक्रीमेंटल रिलीज जो होता है सो स्पाइरल मॉडल में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है सो सिर्फ 1 ही सही होगा, सीक्वेंशियल
जो सीरीज है इसमें हमारा इंक्रीमेंटल रिलीज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, इसमें बोल रहा है विच इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जो बॉक्स टेस्टिंग है वो दो टाइप का होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अदर नेम क्या होता है। तो इसका अदर नेम है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को ही हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, व्हाट इज एजेक्स इन ASP.NET। यहाँ पे मेन रूप से एजेक्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसमें इसका फुल फॉर्म होगा असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंट इन टैबुलर फॉर्म बाई अ। इसमें बोला जा रहा है कि जो गेट में यानी लॉजिक गेट में जो भी हम लोग इनपुट आउटपुट रिलेशन अगर हम देखते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, यानी अगर हम लोग x और y और यहाँ पे a हम लोग रिजल्ट के फॉर्मेट में देखते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल चीज को बोल रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो जो टैबुलर फॉर्म में होता है इसे बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो हम लोग इसी इनपुट आउटपुट रिलेशन को जो टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ब्लैंक्स। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं कि जावा जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है जो HLL है सो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा जावा में, उसे हम लोग कौन सा कोड बोलते हैं। तो जावा जो है जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है डेटा को तो उसे हम लोग बाइट कोड का नाम देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बाइट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, व्हेन देयर इज अ मेमोरी वेस्टेज विद इन द मेमोरी पार्टीशन इटसेल्फ देन इट नोन एज। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेमोरी पार्टीशनिंग में जो मेमोरी वेस्टेज होता है उसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं। तो मेमोरी वेस्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्किट। तो ये बात सही है कि बुलियन अलजेब्रा के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हैं और एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर स्टेटमेंट, इसमें बोल रहा है एक्सप्रेसेस इन अलजेब्रिक फॉर्म द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक डायग्राम। जो बुलियन अलजेब्रा है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिलेशनशिप है इनपुट आउटपुट का वो हम लोग लॉजिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। तो ये भी बात आपका सही है, ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू हो गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQA इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SQA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो SQA का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब OSI मॉडल में जो नेटवर्क लेयर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर जो है सो राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, विच लेयर इन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। यानी OSI मॉडल में जो कौन सा लेयर है जो डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट को हैंडल करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट के लिए सेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपका तय करता है कि कौन सा डायलॉग कंट्रोल कितना देर तक रहेगा और कौन सा टोकन है सो किस काम के लिए यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है सो इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है सो इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज किया जा रहा है। तो उसका जो जितना भी लिस्ट है वो आप याद कर लेंगे और जितना भी
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए भी आप जो लिस्ट है वो आप देख लीजिए एक बार नेट पर सर्च करके। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं होता है, तो मैनेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे और तीन है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मोबाइल, ये तीनों आपका क्या है, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अबाउट द अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। हाँ, ये बात सही है। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर बनाते हैं आप तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो ऑड जो डिग्री होना चाहिए वो हमेशा ऑड डिग्री है सो इवन नंबर में होना चाहिए, और जो यहाँ पे सम ऑफ डिग्री जो है सो जितने भी वर्टिसेस जो है उसके लिए इवन होना चाहिए। ये आपका दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल इज। इसके लिए सबसे पहले आपको OSI मॉडल का जितना भी लेयर है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया था, APSTNDP, यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और जो इसका जो लेयर डिफाइन होता है वो नीचे से होता है, यानी लेयर 1 अगर हम देखें तो लेयर 1 हो जाएगा फिजिकल लेयर, लेयर 2 हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 जो हो जाएगा वो नेटवर्क लेयर हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 में आ जाएगा, सेशन लेयर लेयर 5 में आ जाएगा, और प्रेजेंटेशन लेयर लेयर 6 में, और एप्लीकेशन लेयर जो है सो लेयर 7 में। यानी जो है सो ये उल्टा डिफाइन होता है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेयर 5 जो है सो कौन सा है OSI मॉडल का। तो लेयर 5 में आप देखिए कि कौन सा है, सेशन लेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, इसमें बोल रहा है ब्लैंक्स इज प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेसेस फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेसिंग इट ऑन डिस्क। यानी बोल रहा है कि आपके पास एक मेमोरी है और एक डिस्क है। इसमें बोल रहा है कि आपको मेमोरी से आपको डेटा को लिफ्ट करना है, यानी यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको ले जा करके रख देना है। तो इस चीज को आप क्या बोला जाता है, इस चीज को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसे बोला जाता है स्वैपिंग आउट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग डज HTML सपोर्ट। HTML में जो हेडिंग है वो कितना लेवल में डिफाइन है। तो इसका आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हेडिंग है उसका लेवल कितना है, 6 है। 6 लेवल में हेडिंग को डिफाइन किया गया है HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, रीअरेंज स्टेप इन्वॉल्व्ड इन टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे आपको रीअरेंज करना है कि उसमें कौन कौन सा स्टेप पहले होगा और उसके बाद क्या होगा। तो टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, यानी फर्स्ट में आपका ऑप्शन नंबर यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद इस प्रॉब्लम का हम लोग मॉड्यूल तैयार करेंगे, यानी राइट द मेन मॉड्यूल, यानी उसका मेन मॉड्यूल को लिखेंगे, यानी जो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो दूसरा नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद उस प्रॉब्लम में जो भी मॉड्यूल हम लोग तैयार करेंगे उसमें अगर कुछ बच जाएगा तो उसके लिए भी हम लोग मॉड्यूल तैयार करेंगे, यानी इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 नंबर में हो गया। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रॉब्लम मेरा सारा मॉड्यूल अगर तैयार हो गया है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट द मॉड्यूल इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर हमारा 2-3 मॉड्यूल बना हुआ है उसी प्रॉब्लम के लिए तो सारे मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में, यानी इसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप में मेरा स्टेटमेंट नंबर 4 हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या करेंगे, रिवाइज एंड रीसीक्वेंसिंग। इसमें क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को रिवाइज कर लेंगे कि उसमें कुछ छूटा नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम रीसीक्वेंसिंग करेंगे, या फिर अगर कोई चीज़ छूट गया है तो उसे हम फिर से हम नया मॉड्यूल बना करके उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में स्टेटमेंट नंबर 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है 1, 3, 5, 4, 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 42 क्वेश्चन जो DSSS 2021 में TGT के एग्जाम में पूछा गया था।
जिसे मैं काफ़ी हद तक डिटेल डिस्कशन किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी वैकेंसी यानी टीचर या फिर अदर वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, नेट हो या फिर गेट हो, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें, ताकि हम इस तरह का आपके लिए वीडियो लाते रहें। आपको अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे तरफ से आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।